में हम जानेंगे कि एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो सकता है, ये ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट मटेरियल्स का हो सकता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम एनिमल्स की बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स की बॉडी बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनती है। जिस तरह एक बिल्डिंग बहुत सारे ब्रिक्स को, बहुत सारी ईंटों को मिलाकर बनती है, उसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी सेल्स को मिलाकर बनती है। तो अब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी को फूड चाहिए, उन सभी को ऑक्सीजन भी चाहिए और वे एक्सक्रीट भी करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर भी निकालते हैं। और चूंकि सेल्स हमारी पूरी बॉडी में हर जगह फैले हुए हैं, इसीलिए इस ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, नीड है, ताकि हर सेल तक खाना पहुंचाया जा सके, ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके और सेल ने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला है उसे लेकर ऐसी जगह लाया जा सके ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो इस बैकग्राउंड के साथ आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी को फूड चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब ये फूड, वाटर और ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, वे इस फूड, वाटर और ऑक्सीजन को अपने शरीर के हर हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके शरीर के हर हिस्से में सेल है और हर हिस्से को फूड, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। फूड, वाटर और ऑक्सीजन के अलावे हर सेल वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालता है, तो उसे भी एक जगह इकट्ठा किया जाना चाहिए जहां से वो शरीर के बाहर निकाला जा सके। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन के लिए भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में। Have you wondered how all this is achieved? क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूड प्रोडक्ट्स के हर हिस्से तक का पहुंचना और हर हिस्से के वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना कैसे संभव हो पाता है, कैसे अचीव होता है? Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? तो ये वाली जो इमेज है यही है फिगर 11.1। आप देखेंगे ये सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाती है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बीच में है हार्ट और ये जो ब्लू और रेड कलर्स की लाइन आपको दिख रही हैं, ये हैं ब्लड वेसल्स। खून की नलियों को ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिसमें खून बहता है, वही ब्लड वेसल्स हैं। ये दो अलग अलग रंग से क्यों दिखाए गए हैं इसके बारे में भी जानेंगे नीचे। अभी के लिए हम ये जानें कि ये है हमारा हार्ट और ये ब्लू और रेड वाली जितनी लाइंस हैं वे हैं ब्लड वेसल्स। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हार्ट और ब्लड वेसल्स मिला के एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेशन का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है हार्ट और इन ब्लड वेसल्स का, इसमें जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। हार्ट से लेकर हर हिस्से तक जाता है और फिर वापस आता है हार्ट तक और फिर दूसरे हिस्सों तक जाता है। तो एक तरह से ये सर्कुलेट होता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। तो इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। In this chapter, you shall learn about transport of substances in animals and plants. तो इस चैप्टर में हम प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वेरियस सब्सटेंसेस का, फूड का या वेस्ट का या ऑक्सीजन का, ये सब हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमारा 11.1 जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी इमेज आपको यहाँ दिखाई गई है। तो ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। जैसे कि इसमें हार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड है जो ब्लड फ्लो करता है इन ब्लड वेसल्स और हार्ट से होके। तो ये सभी पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो पहला पार्ट है हमारा ब्लड, जो इन ब्लड वेसल्स और हार्ट से होके फ्लो करता है, उसके बारे में जानते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? अगर हमारी बॉडी में कहीं एक कट लग जाता है तब क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट, तो उस कट से ब्लड बाहर आने लगता है, कटी जगह से खून बहने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड?
लेकिन अब ये ब्लड होता क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि ब्लड एक फ्लूइड है, एक तरह का लिक्विड है जो फ्लो कर सकता है, और हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी खून की नलियों में जो बहता है वही ब्लड है। इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं ब्लड के बारे में। इसकी कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों का जिक्र है यहाँ कि ये जो ब्लड है, इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही वो एब्जॉर्ब होता है पूरी बॉडी में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचा हुआ खाना है, डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को लेकर ब्लड हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाता है और हर एक सेल तक वो फूड पहुंचता है। तो ब्लड का यह एक फीचर है कि वो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर हर एक हिस्से तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं कि बाहर से जो हवा हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं वो सबसे पहले हमारे लंग्स तक पहुंचता है विंड पाइप के थ्रू होकर, और लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर हर एक सेल तक पहुंचाती है, और फिर हर एक सेल के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इस बारे में हमने पहले भी बात की कि हर एक सेल जो एक्सक्रीट करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है, ब्लड उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर वापस आता है और उसे एक जगह इकट्ठा करता है ताकि फाइनली उसे शरीर के बाहर निकाला जा सके। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? तो यहाँ पे हमने जाना कि ब्लड फूड लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ब्लड ऑक्सीजन लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स उन प्लेसेस से लेकर वापस भी आ रहा है। तो ब्लड इतनी सारी चीजें कैरी कैसे कर पाता है, लेकर कैसे जा पाता है? अब इसके बारे में, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड एक खास तरह की फ्लूइड से बना है, एक खास तरह के लिक्विड, फ्लो करने वाले लिक्विड से बना है, जिसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में अलग अलग तरह के सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं। मतलब ब्लड जिस प्लाज्मा नामक फ्लूइड से बना है, उस प्लाज्मा फ्लूइड में अलग अलग प्रकार के सेल्स हमें मिलेंगे, डिसॉल्व्ड हैं, लटके हुए हैं, सस्पेंडेड हैं, और यही वो सेल्स हैं जो इतनी सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। यहाँ पहेली का सवाल है कि वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? खून हमारा लाल क्यों है? तो इसका जवाब नीचे है, आइए देखते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो हमने जाना कि ब्लड हमारा एक प्लाज्मा नामक फ्लूइड से बना है और उसमें बहुत तरह के सेल्स सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं। तो उन्हीं सस्पेंडेड सेल्स में से एक तरह का सेल है रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, पिगमेंट कलर को कहते हैं। तो लाल रंग की एक चीज है हमारे रेड ब्लड सेल में, जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। और यही हेमोग्लोबिन जो लाल रंग का है, पूरे ब्लड का कलर लाल बना देता है, जो हमें ब्लड पूरा लाल दिखाई देता है। वो इसी कलर पिगमेंट के कारण, इसी हेमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड लाल दिखाई देता है। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अब इस हेमोग्लोबिन की खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, और जब हेमोग्लोबिन एक बार ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जा सकती है, और इस तरह ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकता है और हर सेल तक पहुंच सकता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। अगर हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं हो, वो जो लाल रंग का पिगमेंट है वो अगर नहीं हो, तो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो ऊपर जो पहेली का सवाल था कि वाई द कलर ऑफ ब्लड रेड,
खून का रंग लाल क्यों है? तो ये खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लाल रंग का होता है, इसी से हमारा खून लाल दिखाई देता है। द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। तो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक तरह के सेल के बारे में हमने जाना कि वो है रेड ब्लड सेल, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। दूसरी तरह का एक सेल जो हमारे ब्लड में पाया जाता है वो है व्हाइट ब्लड सेल WBC। और ये क्या करता है? तो ये हमें बाहर से आने वाले कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है, जर्म्स से फाइट करने में मदद करता है। बूझो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूझो एक बार खेल खेलते खेलते गिर गया और उसका घुटना छिल गया। ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ द कट। तो बूझो के नी पे जो कट लगा था, जो घुटना छिला था, वहां से खून बाहर आने लगा। After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. कुछ देर बाद बूझो ने ये नोटिस किया कि खून बहना बंद हो गया है और एक गहरे लाल रंग की परत जम गई है कटे हुए हिस्से पर। और ये जो परत जमती है कटे हुए हिस्सों पर, इसे क्लॉट कहते हैं, ब्लड क्लॉट कहते हैं। खून का जमना ब्लड का क्लॉटिंग कहलाता है। और प्लग्ड द कट का मतलब है जो कट लगा था उसे बंद कर दिया इस लाल रंग के परत ने। किसी कट को प्लग करना मतलब बंद कर देना। तो जिस जगह से खून बह रहा था बूझो के घुटने पर, थोड़ी देर के बाद एक लाल रंग की उस पे परत जम गई और खून का बहना बंद हो गया। बूझो वाज पजल्ड अबाउट दिस। बूझो को यह समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. हमारे खून में एक तीसरी तरह का सेल पाया जाता है जिसे प्लेटलेट कहते हैं। और खून जो हमारा जमता है, ये जो बहती खून के ऊपर एक लाल रंग की परत आ गई जिसे हम ब्लड क्लॉट कह रहे हैं, इसके लिए ये प्लेटलेट्स ही जिम्मेदार हैं। इन प्लेटलेट्स का ही काम होता है ब्लड को क्लॉट कराने का। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के सेल्स के बारे में जाना जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। पहला था रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। दूसरा था वाइट ब्लड सेल जो कि बाहर से आ रहे जर्म्स से फाइट करता है। और तीसरे थे प्लेटलेट्स जो कि खून को जमाने में, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ब्लड क्लियर है। आइए अब जानते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, खून की जो नलियां हैं उनके बारे में। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स हैं। हमने ऊपर देखा भी, एक लाल रंग का है, दूसरा ब्लू कलर का है। You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. हम जानते हैं कि सांस जब हम अंदर लेते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, लंग्स तक पहुंचता है विंड पाइप के सहारे। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे लंग्स में जो फ्रेश ऑक्सीजन आया है, ब्लड इसे लेकर हर एक सेल तक पहुंचाती है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब सेल जब सांस लेता है, सेल जब ऑक्सीजन को यूज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर वापस आता है जो हम अपने सांस के रास्ते बाहर छोड़ते हैं। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learnt in chapter 10. तो ब्लड ने जो कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल से इकट्ठा करके लाया है उसे वापस से लंग्स में डंप किया जाता है ताकि सांस छोड़ते वक्त उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। और ये चीज हमने चैप्टर 10 में देखी है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो चूंकि 2 तरह का एयर, एक ऑक्सीजन दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। एक जो हम फ्रेश एयर ले रहे हैं वहां का ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच रहा है और हर सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है ब्लड उसे लेकर वापस लंग्स तक आ रही है। और ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं।
इसीलिए हमारे शरीर में दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं और इनका नाम है आर्टरीज और वेन्स। आप देखेंगे इस इमेज में ये जो रेड वाली हैं इन्हें आर्टरीज कहते हैं और जो ब्लू वाली हैं इन्हें वेन्स कहते हैं। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है जो लंग्स से फ्रेश ऑक्सीजन को लेकर हर सेल तक पहुंचाता है, वो है ये आर्टरी, रेड वाली ब्लड वेसल्स। और जो हर सेल से बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स तक आता है वो है ये ब्लू वाली ब्लड वेसल्स जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ बताया भी गया है ये रेड वाली आर्टरी है और ब्लू वाली वेन्स है और यह है हमारा हार्ट जो इस पूरे ब्लड के फ्लो को पंप करता है, ब्लड हमारा बहता रहे, ये हार्ट ये मेक श्योर करता है। Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वैसे ब्लड को लेकर आर्टरी हमारे शरीर के हर पार्ट तक पहुंचती है, हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है आर्टरी। इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है। Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls। अब चूंकि ऊपर वाले फिगर में हम देखेंगे ये हार्ट लगातार पंप कर रहा है इस ब्लड को, तो ये जो आर्टरीज हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो कर रहा है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी तेज गति से ब्लड फ्लो कर रही होती है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और ब्लड वेसल्स पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, दबाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ब्लड का फ्लो काफ़ी रैपिड है, काफ़ी तेज है और हाई प्रेशर है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इस हाई प्रेशर को और रैपिड फ्लो को बर्दाश्त करने के लिए जो आर्टरीज हैं वे मोटे होते हैं, उनके जो वॉल्स हैं, आर्टरीज जिस चीज से बने होते हैं वो वॉल्स मोटी होती हैं ताकि वो इस तेज ब्लड के फ्लो को बर्दाश्त कर सके। और आर्टरी के वॉल इलास्टिक भी होते हैं, वे फैल सकते हैं ताकि वे प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। अगर आर्टरी कमजोर होगी तो इस काफी रैपिड फ्लो को और इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फट जाएगी, इसीलिए आर्टरी थिक और इलास्टिक होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आर्टरी से होके ब्लड किस तरह फ्लो करता है इसे समझने के लिए ये एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 11.1 प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। तो हम अपनी बाईं कलाई के नीचे अपना मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर इस तरह गड़ाकर रखेंगे। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स। थ्रॉबिंग धक धक की आवाज को कहते हैं। तो क्या आपको धक धक होता हुआ कोई मूवमेंट महसूस हो रहा है? वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग। तो जब आप दोनों उंगलियों को अपनी कलाई के नीचे गड़ाएंगे तो आपको ये धड़कन महसूस होगी। तो अब सवाल है कि ये थ्रॉबिंग क्यों हो रहा है, ये धड़कन आपको महसूस क्यों हो रही है? तो हम जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार धड़क रहा है, लगातार ब्लड को पंप करता है वो हर धड़कन के साथ, और यही धड़कन जब हम अपनी दोनों उंगलियों को कलाई के नीचे गड़ाएंगे तो आर्टरीज में यही धड़कन हमें महसूस होगी। दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो ये जो धड़कन आप महसूस कर पा रहे हैं इसे पल्स कहते हैं और ये धड़कन आर्टरीज में फ्लो हो रहे ब्लड के कारण आपको महसूस हो रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़कन आप महसूस कर पा रहे हैं उसे काउंट कीजिए। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट। आपने कितने पल्स बीट्स काउंट किए, कितनी बार धड़कन आपने महसूस की। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी बार आप धड़कन महसूस करेंगे उसी को पल्स रेट कहते हैं। कितनी बार थ्रॉबिंग मूवमेंट, कितनी बार धड़कन वाली मूवमेंट आप महसूस कर पा रहे हैं 1 मिनट में, वही पल्स रेट है। और रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। एक आदमी जो आराम कर रहा होता है 1 मिनट में उसे 72 से लेकर 80 टाइम्स ये बीट्स महसूस होती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। तो ये जो धड़कन हमने कलाई के नीचे महसूस की अपने शरीर में, और ऐसे हिस्से खोजिए जहां आप ये धड़कन महसूस कर पा रहे हैं।
रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आप अपनी पल्स बीट को रिकॉर्ड कीजिए कि एक मिनट में कितनी बार धड़कन आपने महसूस की, और अपने क्लासमेट्स की भी रिकॉर्ड कीजिए। इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन्ड इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। तो ये जो वैल्यूज आपके पल्स बीट्स की और आपके क्लासमेट्स की आपको मिली, उसे इस टेबल 11.1 में नोट कीजिए। यहाँ पे नाम और यहाँ पे पल्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार धड़कन आपने महसूस की, और यहाँ लिखकर कंपेयर कीजिए कि किसका पल्स रेट ज्यादा है, किसका कम है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स एक दूसरे तरह के ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऐसे ब्लड को कैरी करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमने जाना कि सेल ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो ब्लड वापस लंग्स तक आती है, उन्हीं ब्लड वेसल्स को वेन्स कहते हैं। ये जो ब्लू वाली ब्लड वेसल्स हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, वही हैं वेन्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं। रेड वाली ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रही थी। वेन्स हैव thin walls. There are valves present in vein which allow blood to flow only towards the heart. Veins में blood का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना आर्टरीज में होता है, इसीलिए वेन्स की जो वॉल हैं, वेन्स जिस चीज से बनी होती है वो पतली होती है, और वेन्स में वाल्व्स लगे होते हैं। वाल्व्स नली को कंट्रोल करने के लिए एक अपैरेटस है। इन वाल्व्स का काम है कि नली में जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। वो लिक्विड को आगे तो जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता। वाल्व्स का यही काम है। तो हमारे वेन्स में ये वाल्व्स लगे होते हैं जो कि ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। आगे तो जाने देते हैं लेकिन पीछे नहीं आने देते। तो वेन्स में जो भी ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट की तरफ फ्लो करता है। ये वाल्व्स ब्लड को केवल हार्ट की डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं, वापस नहीं आने देते। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी है जिससे हम समझ सकते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को। ये है हमारा हार्ट जो कि ब्लड को लेकर यहाँ से जा रहा है बाहर, और ये है वेन्स जो कि ब्लड को लेकर वापस हार्ट तक आ रहा है। और ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और ये है हमारे लंग्स जहाँ पे वेन्स ने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लाया है ये वापस हार्ट से इस लंग्स तक जाते हैं, और लंग्स से फाइनली इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकाल दिया जाता है। कैपिलरीज क्या हैं ये भी हम जानेंगे आगे। एक छोटा सा नोट है ब्लड डोनेशन के बारे में कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। बहुत सारे लोग मर जाते हैं खून की कमी के कारण, खून उपलब्ध नहीं होता इसलिए। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीसियस लाइव्स। अगर हम खून दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता और दर्द भी नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में या और भी ब्लड डोनेशन कैंप्स में ब्लड को डोनेट किया जा सकता है। डोनेटेड ब्लड्स आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। ब्लड को स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक्स होते हैं जिसमें डोनेटेड ब्लड को काफी संभाल कर रखा जाता है। तो ये था ब्लड डोनेशन के बारे में। आइए हम आगे पढ़ें। यहाँ बूझो कहता है कि आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। बूझो कह रहा है कि मैं तो ये जानता हूँ कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती है, ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होता है। पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी नॉट अ वेन। आप देखेंगे इस डायग्राम को, वेन ने जो भी ब्लड लाया वो यहाँ हार्ट में आया और फिर इस रास्ते वो लंग्स तक गया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि वेन ने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाया था। तो इस रास्ते जो ब्लड आया है वो इस रास्ते लंग्स में जाता है। तो
तो चूंकि वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, तो इस पल्मोनरी आर्टरी में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही फ्लो करता है। लेकिन इसका नाम आर्टरी इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है वो हार्ट से निकल रही है। हमने ये जाना कि वेन्स में जो भी ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट के टुवर्ड्स फ्लो करता है, हार्ट की तरफ फ्लो करता है, और ये जो वॉल्व्स लगे हुए थे वो उसे उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने दे रहे थे। लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हार्ट से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हार्ट से बाहर को जा रहा है। आप इस एरो से देखेंगे, हार्ट से लेकर लंग्स में जा रहा है ये। तो चूंकि ये ब्लड हार्ट की तरफ फ्लो नहीं कर रहा, हार्ट से बाहर फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसे आर्टरी कह रहे हैं। लेकिन एसेंशियली पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो कर रहा है, क्योंकि यही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो वेन लेकर यहाँ हार्ट तक आया है और इसे हार्ट से लंग्स तक जाना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। आई होप दिस इज क्लियर कि पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। ये एक एक्सेप्शन है आर्टरी के बारे में। और उसी तरह एक एक्सेप्शन है वेन के बारे में। हमने ये जाना कि वेन्स में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है, लेकिन वेन्स के बारे में हमने ये भी जाना कि वेन्स में जो भी ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट की तरफ फ्लो करता है, हार्ट की उल्टे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, हार्ट से बाहर नहीं जाता, हार्ट के अंदर आता है। तो अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स तक पहुंचाया और लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया हमारे सांस के रास्ते, और फ्रेश ऑक्सीजन इस ब्लड में डिसॉल्व होकर इस पल्मोनरी वेन के सहारे हमारे हार्ट तक आती है और फिर हार्ट उसे पूरी बॉडी में इस रास्ते पंप करता है। अब चूंकि इस पल्मोनरी वेन में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो हार्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, हार्ट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी वेन्स की थी क्योंकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए इसे पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो लंग्स तक पहुंचा था, लंग्स ने उसे सांस के रास्ते बाहर निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होकर इस पल्मोनरी वेन के सहारे हार्ट में वापस आ रहा है। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो कर रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में आर्टरी और वेन का मतलब बदल जाता है। ये दो एक्सेप्शंस हैं। पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं आगे। रेफर टू फिगर 11.3। तो यह है हमारा फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो हम देखेंगे कि आर्टरीज इन छोटी छोटी नलियों में यहाँ डिवाइड हो गए हैं, बंट गए हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। ये आर्टरी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जब बट जाती हैं तो इन्हीं को कैपिलरीज कहते हैं, और ये कैपिलरीज वापस से जुड़कर जो ब्लड वेसल बनाती है, जो खून की नली बनाती है, उसी को फाइनली वेन कहते हैं। The capillaries join to form vein which empty into the heart। कैपिलरी आपस में ज्वाइन होके जो ब्लड वेसल बनाएगी उसे वेन कहेंगे, और वेन ब्लड को लेकर हार्ट तक जाता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और नॉर्मल वेन और नॉर्मल आर्टरी, आई होप आपको क्लियर है। आइए अब देखें हार्ट के बारे में। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। तो हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लगातार बीट कर रहा होता है, लगातार धड़क रहा होता है। और ये हार्ट धड़कता क्यों है? तो ये हार्ट इसलिए धड़कता है ताकि जो ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड है उसको ये पंप कर सके, ढकेल सके, फ्लो करा सके, ताकि ब्लड ने जो भी फूड या जो भी ऑक्सीजन हर सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना है उसे वो कंप्लीट कर सके। तो हार्ट का ये फंक्शन है कि वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। जिस तरह
हमारे घरों में पंप लगा होता है जो छत पर रखी टंकी तक पानी पहुंचाता है, उसी तरह ये हार्ट हमारे शरीर में लगा होता है जो पूरे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता रहे, इसलिए हार्ट धड़कता रहता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो हमारे घर में जो पंप होता है वो जो पानी देता है उसे हम थोड़ी देर के लिए चलाते हैं। आप सोचिए कि उसे लगातार सालों तक चलाकर छोड़ दिया जाए तो बहुत संभव है कि वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये असंभव है, इसे हम हमेशा के लिए चलाकर नहीं छोड़ सकते। लेकिन येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हमारा जो हार्ट है वो लगातार पंप की तरह काम करता रहता है, धड़कता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है और ये बरसों तक लगातार चलता है। हम जब तक जीवित रहते हैं ये पंप चलता रहता है हमारे शरीर के अंदर। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। आइए अब हार्ट के बारे में जानें। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, फिगर 11.1। तो हार्ट हमारे शरीर के चेस्ट कैविटी में लगा होता है और इसका जो लोअर एंड है, जो निचला हिस्सा है, वो लेफ्ट की तरफ झुका होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ये जो इमेज आप सामने देख रहे हैं ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। मतलब ये कि जो आपका लेफ्ट है इस इमेज का राइट है और जो आपका राइट है वो इस इमेज का लेफ्ट है। तो यहाँ जो आप राइट साइड में ये जो टिल्ट देख पा रहे हैं इस इमेज के लिए ये लेफ्ट है। तो ये जो हार्ट का निचला हिस्सा आप इस डायरेक्शन में टिल्टेड देख रहे हैं, ये इसी टिल्ट की बात है कि हार्ट का जो निचला हिस्सा है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। आप अपनी उंगलियों को अपनी हथेली पर रखकर जब मुट्ठी बनाएंगे, दैट मेक्स योर फिस्ट। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आपके हार्ट का जो साइज है वो रफली आपकी मुट्ठी के बराबर है। जितना हमारे फिस्ट का साइज है हमारे हार्ट का साइज भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अगर ये दोनों, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, दूसरा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, अगर ये मिल जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा? तो अंतर बता पाना काफ़ी मुश्किल होगा और जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है वो खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिले नहीं, इसके लिए हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 4 हिस्से हैं, जिसे यहाँ इस इमेज में दिखाया गया है। पहला हिस्सा है राइट आर्टरियम, दूसरा हिस्सा है लेफ्ट आर्टरियम, तीसरा हिस्सा है राइट वेंट्रिकल और चौथा हिस्सा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 हिस्से अलग अलग काम में इस्तेमाल होते हैं, इसे आइए जानते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टरिया, सिंगुलर आर्ट्रियम, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं उन्हें आर्टरिया कहते हैं। इन दोनों को अगर मिला दें तो इन्हें आर्टरिया कहेंगे। आर्टरिया प्लूरल शब्द है, बहुवचन है। अगर आर्टरिया को सिंगुलर में बोलेंगे तो उसे आर्टरियम कहते हैं, एक आर्टरिया को आर्टरियम कहेंगे। तो ये दोनों आर्टरिया है और लेफ्ट साइड में जो आर्टरिया है उसे लेफ्ट आर्टरियम कहते हैं, सिंगुलर, और राइट साइड में जो आर्टरिया है वो राइट आर्टरियम है। आप अगेन देखेंगे कि ये इमेज लेटरली इन्वर्टेड है। हमारे लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेकिन इस इमेज के हिसाब से ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसका लेफ्ट हमारा राइट है और हमारा राइट इसका लेफ्ट है। किताब में दी गई इमेजेस के साथ ऐसा ही होता है। तो ऊपर वाले 2 सेक्शंस को आर्टरिया कहते हैं और नीचे वाले 2 सेक्शंस को वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वाले को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमने हार्ट के 4 सेक्शंस के नाम जाने, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इसके क्या फंक्शंस हैं वो भी जानेंगे। The partition between the chambers
help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। तो इन चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन है, ये जो चीज आप देख रहे हैं या फिर इन चीजों को जो आप देख रहे हैं, ये इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स होने से बचाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इस रास्ते अंदर आता है वो पूरा इसी सेक्शन में रहता है, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड ऊपर से यहाँ आता है वो पूरा इसी सेक्शन में रहता है। वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज। हमारा हार्ट किस तरह फंक्शन करता है इसे समझने के लिए हम फिगर 11.3 को देखेंगे, ऊपर वाला फिगर। यहाँ से हम अपने शरीर में हो रहे ब्लड के फ्लो को समझ सकते हैं। हमने इसे पहले भी समझा है, आइए एक बार और देखें। लंग्स में जो ऑक्सीजन हमारे सांस के रास्ते पहुंचा, वो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व करके इस पल्मोनरी वेन से हार्ट तक पहुंचता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है और इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचना है। तो हार्ट इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को यहाँ से पंप करता है और इस रास्ते ये हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। फिर ये आर्टरी इन कैपिलरीज में टूट जाती है अलग अलग हिस्सों में, और जब ज्वाइन होती है तो वेन्स बनाती है। और हम जानते हैं कि इन वेन्स में जो भी ब्लड फ्लो करता है वो हमेशा हार्ट की तरफ फ्लो करता है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वापस नहीं आ सकता, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर फ्लो करता है। तो वेन्स वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर इस हार्ट तक जाता है, और हार्ट फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को इसी सेक्शन में रखते हुए इसे यहाँ से पंप करके लंग्स तक भेजती है, जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रास्ते बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस से पूरे शरीर में फ्लो करने को रेडी होता है। तो ये पूरा ब्लड का फ्लो है हमारे शरीर का। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, फ्रॉम वेयर इट इज पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वेन से किस तरह ब्लड हार्ट तक पहुंचा, हार्ट ने उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस से लंग्स में भेजा, और लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस से हार्ट में आया, और हार्ट ने उसे वापस से पूरी बॉडी में पंप किया। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसे हमने समझा फिगर 11.3 से। आइए अब देखें हार्ट बीट के बारे में। हमारा हार्ट जो धड़कता है, हार्ट की जो धड़कन है उसे समझते हैं। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। हार्ट के जो अलग अलग चैम्बर्स हैं उसके जो वॉल हैं, इसे वॉल कहेंगे हार्ट का, और ये वो सारे चैम्बर्स हैं। इसके अंदर का जो वॉल है वो मसल्स से बना होता है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। हार्ट के चैम्बर्स जिस मसल से बने होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं, वापस से पुराने पोजीशन में आते हैं। रिदमिकली का मतलब है ताल में, लय में, एक के बाद एक। मतलब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, सिकुड़ता है, फिर वापस से अपने पुराने पोजीशन में आता है, फिर से सिकुड़ता है, फिर से पुराने पोजीशन में आता है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो ये जो सुर ताल वाला ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, एक के बाद एक हो रहा है, रिदमिक तरीके से हो रहा है, लय के साथ हो रहा है, इसी से फॉर्म होता है हमारा हार्ट बीट। यही हार्ट बीट को जनरेट करता है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर समय हमारा हार्ट धड़क रहा होता है, हार्ट बीट कर रहा होता है। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप अपने चेस्ट की बाईं तरफ अपना हाथ रखें तो आप अपने हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स with the help of an instrument called a stethoscope।
हार्ट बीट को मीजर करने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर एक खास तरह के इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये स्टेथोस्कोप ये वाला है जिसे डॉक्टर अपनी गर्दन में लटकाए घूमते हैं। और डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। एम्पलीफाई करना का मतलब है बढ़ाना। तो डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे हार्ट बीट की साउंड को, हार्ट बीट की आवाज को बढ़ाकर सुन सकें। It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two earpieces and a tube joining the parts। तो इस स्टेथोस्कोप के यहाँ 3 पार्ट्स बताए गए हैं। पहला है चेस्ट पीस, दूसरा है ये ट्यूब और तीसरा है ये डायाफ्राम जो इस चेस्ट पीस का अगला हिस्सा होता है। डायाफ्राम एक ऐसी परत है, एक ऐसा लेयर है जो कि साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करता है। थोड़ी सी आवाज सुनकर उसे बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है, ज्यादा वाइब्रेट करता है ताकि ज्यादा आवाज निकलती है। और ये ईयर पीस हैं जो कान में लगाए जाते हैं ताकि सुना जा सके इस आवाज को, और ये आवाज इस ट्यूब के रास्ते इस ईयर पीस तक पहुंचती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर हमारे हार्ट के कंडीशन को समझ सकते हैं उसकी आवाज को सुनकर, धड़कन को सुनकर, एक स्टेथोस्कोप के सहारे। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विथ द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। आइए एक स्टेथोस्कोप बनाते हैं उन चीजों से जो हमारे आसपास अवेलेबल है। तो इसके लिए हम करेंगे ये एक्टिविटी 11.2। टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर। हमें इस तरह का एक फनल लेना है। फनल जिसे कीप कहते हैं, जिसे छोटे मुंह वाले बर्तन में सामान को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा फनल हमारे घर पे हमें मिल जाएगा। तो 6 से 60 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक फनल हमें लेना है। इसकी इमेज यहाँ दिखाई गई है, आप इससे पहचान सकते हैं। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। एक रबर की ट्यूब इस फनल के इस निचले हिस्से पर, जो पतला वाला हिस्सा है, उस पे हमें लगाना है रबर का एक ट्यूब। Stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band। इस फनल के माउथ पर, जो बड़ा वाला हिस्सा है फनल का, बड़ा वाला माउथ पीस है, उस पे एक बलून या एक रबर की शीट एक रबर बैंड से टाइटली बांध देंगे। Put the open end of the tube on one of your ears। ये जो ट्यूब हमने इस फनल में यहाँ लगाई, इस खाली ट्यूब को हम कानों में लगाएंगे। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड। तो जब हम इस माउथ वाले पीस को अपने हार्ट पर रखेंगे और दूसरे सिरे को कान में लगाएंगे तो हमें अपनी धड़कन जोर से सुनाई देगी। तो हाँ, हमें ये थम्पिंग साउंड, ये धड़कने वाली आवाज सुनाई दे रही है और लगातार सुनाई दे रही है, रेगुलरली सुनाई दे रही है। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स। तो ये जो आवाज है ये हमारे हार्ट बीट का साउंड है, धड़कन का साउंड है, हार्ट के धड़कने का साउंड है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट। तो अब सुनकर बताइए कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, कितना हार्ट बीट आप 1 मिनट में सुन पा रहे हैं। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। अब जब आप पहली बार हार्ट बीट कैलकुलेट करें, उसे नोट करें और फिर 4-5 मिनट दौड़कर अपने हार्ट बीट को कैलकुलेट करें और इन दोनों नंबर को कंपेयर करें कि आपका हार्ट बीट जब आप आराम से बैठे थे तब ज़्यादा था या आप जब दौड़ कर आए तब ज़्यादा है। Record your own pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running and record in table 11.2। तो अपने और अपने दोस्त के पल्स रेट को और हार्ट बीट को रेस्टिंग वाले पोजीशन में, जब आप आराम से बैठे हो तब, और दौड़कर रिकॉर्ड कीजिए और इन्हें टेबल 11.2 में लिखिए और कंपेयर कीजिए। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो आपको क्या हार्ट बीट में और पल्स रेट में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है। पल्स रेट वो रेट था जो हम यहाँ उंगली अपने कलाई के नीचे गड़ाकर काउंट कर रहे थे।
ये वाला पल्स रेट है। और हार्ट बीट जो अभी अभी हमने ये डिवाइस बनाई है इस फनल और रबर शीट की सहायता से, इससे हम अपना हार्ट बीट सुन पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हार्ट बीट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है पल्स रेट को। हार्ट बीट से ही पल्स रेट जनरेट होते हैं। तो जितनी बार आप हार्ट बीट सुन पाएंगे लगभग उतनी ही बार आप पल्स रेट भी ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ लिखा भी है कि ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। हर हार्ट बीट एक पल्स जनरेट करती है। जो आर्टरीज को दबाकर हम कलाई के नीचे पल्स कैलकुलेट कर रहे थे, हर एक हार्ट बीट से वो एक पल्स जनरेट होती है। और एक मिनट में जितना पल्स रेट हमने कैलकुलेट किया वो हार्ट बीट को ही डिनोट करता है कि हमारा हार्ट एक मिनट में उतनी बार धड़क रहा है जितना हमने पल्स रेट कैलकुलेट किया। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लगातार ये जो हमारे हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, ये सिकुड़ते हैं और फिर से अपने पुराने पोजीशन में आ जाते हैं। इसी के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो मेंटेन्ड रहता है। ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो चलता रहता है, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड पहुंचता रहता है। तो ये हार्ट के लगातार बीट होने के कारण ही होता है। हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स सिकुड़ रहे होते हैं और वापस से अपने पुराने पोजीशन में आ रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। यही हार्ट बीट के जनरेट होने का कारण है, जो कि ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा हैव ब्लड। ये स्पॉन्जेस और हाइड्रा दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। तो बूझो सोचता है कि क्या इन स्पॉन्जेस और हाइड्रा में भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो एनिमल्स स्पॉन्जेस और हाइड्रा हैं, इनमें हमारे शरीर की तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई ऐसा फ्लूइड नहीं होता ब्लड की तरह का जो उनकी बॉडी में बहे। तो स्पॉन्जेस और हाइड्रा में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। ये स्पॉन्जेस और हाइड्रा पानी में रहते हैं और जिस पानी में वे रहते हैं वही पानी उनके लिए ऑक्सीजन और खाना, फूड लेकर आती है। एज इट एंटर्स देयर बॉडी, पानी जो बाहर से उनके शरीर के अंदर घुसती है वही फूड और ऑक्सीजन लेकर आती है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। पानी उनके शरीर के अंदर जाता है और जब पानी बाहर आता है तो उनके शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ है उसे लेकर वो बाहर चला जाता है। Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. चूंकि पानी उनके लिए ऑलरेडी काम करता है फूड को लेकर आने का और वेस्ट मटेरियल को बाहर लेकर जाने का, वे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में रहने वाले हैं, इसलिए उनके शरीर में हमारे शरीर की तरह का कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता और कोई ऐसा फ्लूइड नहीं होता जो उनके शरीर में लगातार बह रहा होता है। तो हाइड्रा और स्पॉन्जेस में ब्लड नहीं होता और ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide. अब तक हमने ये जाना कि सेल्स में ऑक्सीजन के कंज्यूम होने के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसे हमारा ब्लड वेन्स के रास्ते हार्ट तक ले आता है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की बात थी। अब हम जानेंगे कि सेल्स में और भी जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं वे बाहर कैसे निकलते हैं, उनका एक्सक्रीशन किस तरह होता है। तो आइए देखें सेक्शन 11.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स एनिमल्स में बाहर कैसे निकलते हैं। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा है वो बाहर निकलता है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। इजेशन बाहर निकालने को कहते हैं और इंजेशन खाने को कहते हैं। ये ई की जगह अगर IN हो जाए तो इजेशन का उल्टा है इंजेशन। तो जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उसी तरह अनडाइजेस्टेड फूड भी एक्सक्रीशन के समय हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन को ही यहाँ पे इजेशन कह रहे हैं।
वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना ही इजेशन है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये तो अनडाइजेस्टेड फूड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है कि ये कैसे हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं, लेकिन और भी जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर में वे कैसे बाहर निकलते हैं, अब उनके बारे में। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। लेकिन ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं जिन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है, ये आते कहाँ से हैं? When our cells perform their functions, certain waste products are released। जब हमारे सेल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि वे न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं, या फिर ऑक्सीजन को यूज कर रहे होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए, तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वे रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये टॉक्सिक होते हैं, खराब होते हैं, जहरीले होते हैं और इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रोड्यूस होता है उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। आप एक्सक्रीशन की डेफिनेशन याद रखें। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वे सारे अंग जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, हमारे शरीर के वे सारे पार्ट्स जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वे सभी मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीशन जिस सिस्टम से होता है वही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आइए अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और जानें कि हम ह्यूमंस में, हम आदमियों में किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट है, जो भी खराब चीजें हैं, उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। हाउ कैन दिस बी डन? तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हम अपने ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं? A mechanism to filter the blood is required। तो ब्लड में अगर वेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो उसे किसी तरह छाना जाना चाहिए, किसी तरह फिल्टर किया जाना चाहिए, तभी तो हम उसे बाहर निकाल पाएंगे। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। तो हमारी किडनी में ये फिल्टर प्रेजेंट है, ये छन्नी प्रेजेंट है जो हमारे ब्लड को छानती है और इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे अलग कर देती है हमारी ब्लड से, और फिर उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो ये छन्नी का काम कौन करती है? छन्नी का काम करती है किडनी, जो कि हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है। और इसी किडनी में प्रेजेंट हैं ये ब्लड कैपिलरीज, जिनके बारे में हमने इस ऊपर की इमेज में देखा था कि आर्टरी ब्लड कैपिलरीज में चेंज हो जाती है, और जब ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ मिलती हैं तो वेन बनाती है। तो ये कैपिलरीज हमें मिलेंगी किडनी में। When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances। तो हमारे शरीर में दो किडनी है, ये दो फिल्टर का काम करने वाली चीजें हैं जो हमारे ब्लड को छानती है, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो किडनी में जब ब्लड एंटर करता है तो उसमें काम की चीजें भी होती हैं और खराब चीजें भी होती हैं। यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों ही तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। द wastes dissolved in water are removed as urine। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में प्रेजेंट थे उन्हें छानने के बाद वापस से ब्लड में डिसॉल्व करा दिया जाता है, और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में हैं उन्हें पानी में डिसॉल्व करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा हमारा सिस्टम डिजाइंड है किडनी का। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। तो हम देखेंगे ये दो हमारी किडनीज हैं और इसी में फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस होता है। जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में डिसॉल्व्ड हैं वे यहीं इन्हीं दो किडनीज में अलग की जाती हैं, छानी जाती हैं, फिल्टर की जाती हैं,
और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उसे वापस से ब्लड में डिसॉल्व करा दिया जाता है, और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें पानी में डिसॉल्व करा के इन यूरेटर नामक ट्यूब्स से नीचे लाकर इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और फाइनली यूरेथ्रा से होकर यूरिन हमारा बाहर निकल जाता है। पेशाब के रास्ते जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फाइनली एक ट्यूब की सहायता से, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, इस ओपनिंग से होकर बाहर निकल जाता है जब हम टॉयलेट जाते हैं तब। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि किडनीज, दो यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा, यहाँ इमेज में जो भी दिखाए गए हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनीज और ये यूरेथ्रा, तो ये पूरा सिस्टम मिलकर हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम कहलाता है। अब देखेंगे बताया गया है इसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में ये सिस्टम हेल्प करता है, इसे हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। एक आम आदमी एक दिन में 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। द यूरिन कंसिस्ट्स ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यूरिन का ये कॉम्पोजिशन है, यूरिन किन चीजों से बना होता है, तो यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% दूसरे वेस्ट होते हैं जो हमारे ब्लड से बाहर निकलने थे, उसे किडनी ने ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकलवाया है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। हम सब ने ये अनुभव किया है कि गर्मी के दिनों में हमें पसीने आते हैं। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ये जो पसीना हमारे शरीर के बाहर निकलता है, इसमें वाटर होता है और सॉल्ट्स होते हैं। Bujo had seen that sometimes in summer, white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. बुजो ने ये नोटिस किया है कि गर्मी के दिनों में जब पसीने आते हैं तब आर्मपिट में या फिर ऐसी जगह जहां ज्यादा पसीने आते हैं वहां के कपड़ों पर उजले धब्बे पड़ जाते हैं। These marks are left by salts present in the sweat. तो ये जो उजले धब्बे हमारे कपड़ों पे गर्मी के दिनों में पड़ जाते हैं पसीने के कारण, ये पसीने में प्रेजेंट सॉल्ट के कारण होता है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? तो क्या पसीने का कोई और दूसरा भी काम है? वी नो दैट वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट और मटका इज कूलर। मटके में रखा पानी गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। दिस इज बिकॉज वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। तो मटके में रखा पानी ठंडा क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि मटके के सरफेस पे काफी छोटे छोटे छेद होते हैं और उन छेदों से होकर पानी लगातार इवापोरेट कर रहा होता है, भाप बनकर बाहर निकल रहा होता है छोटे छोटे छेदों से, जिसके कारण मटके में रखा पानी ठंडा रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे शरीर के ऊपर भी। हमारे शरीर में भी काफी छोटे छोटे छेद हैं जिससे होकर ये पसीने बाहर निकलते हैं। तो जिस तरह मटके में रखा पानी ठंडा रहता है, उसी तरह पसीने जब बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर को ठंडक का एहसास होता है। हमारे शरीर को गर्मी के दिनों में पसीने बाहर निकलने से ठंडक महसूस होती है। यहाँ लिखा भी है कि सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। तो जिस तरह मटके में रखा पानी इवापोरेशन से ठंडा हो जाता है, उसी तरह हमारा बॉडी भी स्वेटिंग के बाद ठंडा हो जाता है। यहाँ पहेली का एक सवाल है कि पहेली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट। पहेली पूछना चाहती है कि क्या दूसरे एनिमल्स भी पेशाब करते हैं, क्या उन्हें भी यूरिन आता है? तो हाँ, बिल्कुल, हमने देखा है ऐसे बहुत सारे जानवरों को यूरिनेट करते हुए। यहाँ कुछ मोर टू नो है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे ब्लड में, वो किस तरह बाहर निकलेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में पानी कितना है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस excrete cell waste as ammonia which directly dissolves in water। अगर मछलियों की बात करें जो पानी में ही रहती हैं, तो उनका जो वेस्ट है वे डायरेक्टली पानी में छोड़ देती हैं और वो वेस्ट अमोनिया होता है जो कि पानी में मिल जाता है।
Some land animals like birds, lizards, snake excrete a semi-solid white-colored compound that is uric acid. अगर बर्ड, लिजार्ड्स और स्नेक की बात करें तो वो एक सेमी सॉलिड केमिकल एक्सक्रीट करते हैं। पूरी तरह सॉलिड नहीं होता, पूरी तरह लिक्विड भी नहीं होता, उसे सेमी सॉलिड कहते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का हो। तो उजले कलर का ये सेमी सॉलिड जो स्नेक्स, लिजार्ड और बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं, ये यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। और हम ह्यूमंस में जो मेन केमिकल हमारे शरीर के बाहर निकलता है वो यूरिया है। यूरिन के रास्ते वो बाहर निकलता है। यूरिन में उसका 2.5% कंपोजिशन था, हमने देखा। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजुरी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी की किडनी काम करना बंद कर देती है। दो किडनियां हैं, अगर दोनों ही काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब हम जानते हैं कि ब्लड में जो भी वेस्ट था, जो सामान बाहर निकलने वाला था और ब्लड में डिजोल्व था, उसे छानने का काम कर रही थी किडनी। अब अगर किडनी खराब हो गई है तो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जमा होता जाएगा। Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. अब लगातार वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में जमा होता जाएगा तो ऐसा आदमी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाना चाहिए। और ये आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन होती है जिसके थ्रू उनके शरीर के ब्लड को पास कराया जाता है और वो मशीन ब्लड को फिल्टर करके वापस से उनके शरीर में इंजेक्ट करती है, जिससे उनका ब्लड साफ हो पाता है। और इस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। किडनी खराब हो जाने के बाद डायलिसिस की जाती है। एक्सटर्नल एक मशीन से ब्लड को साफ किया जाता है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाले जाते हैं। आइए देखें अगला सेक्शन 11.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब यहाँ तक हमने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का हमारे शरीर में, इसके बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि एनिमल्स में किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। चैप्टर 1 में हमने देखा है कि प्लांट अपने रूट की मदद से, अपनी जड़ों की मदद से वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने पत्तों तक, जहां पे पत्तों में प्रेजेंट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स में जब ये वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं तो इनका इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, जिससे फूड बनता है इनका। यू ऑल्सो लर्नड इन चैप्टर 10 that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. हमने चैप्टर 10 यानी कि पिछले चैप्टर में ये भी देखा है कि हर सेल के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो फूड ही है। हर सेल को एनर्जी फूड से ही मिलती है और फूड सेल में ग्लूकोज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। सेल इसी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करता है। The cells use this energy to carry out vital activities of life. ग्लूकोज को तोड़ने के बाद सेल को जो एनर्जी मिलती है वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सेल की लाइफ में जो भी फंक्शंस हैं उसे पूरा करने के लिए। Therefore, food must be made available to every cell of an organism. इसीलिए ये जरूरी है कि किसी जीव के हर सेल तक फूड पहुंचना चाहिए, खाना पहुंचना चाहिए, ताकि उसे एनर्जी मिल सके और वो अपने जीवन के कामों को कर सके, जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको परफॉर्म कर सके। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ की जड़ों से जो पानी और मिनरल्स एब्सॉर्ब किया जाता है वो कैसे पहुंचता है पत्तों तक? How is the food prepared by the leaves carried out to the parts which cannot make food? अब पेड़ के हर अंग तो खाना बना नहीं सकते, फूड बनता है केवल पत्तों में, केवल लीव्स में इन जनरल। तो लीव्स में जो फूड बना है वो पेड़ के अलग अलग पार्ट्स तक
किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है वो हम जानेंगे इस सेक्शन में। आइए पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स किस तरह होता है प्लांट में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। पेड़ अपनी जड़ों की मदद से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखेंगे ये पेड़ की जड़ें हैं और यहाँ से वाटर और मिनरल, ये ब्लू वाली एरोज, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। द रूट्स हैव रूट हेयर। तो आपने पेड़ की जड़ों में देखा होगा रूट अंदर जाके छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इसी को रूट हेयर कहते हैं। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर। तो रूट, ये रूट हेयर्स रखकर सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जहां से वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके। मतलब अगर रूट केवल यहाँ अकेला होता तो एक खास इतना सा सरफेस एरिया था जहां से ये पानी या मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता था। अभी रूट अगर अलग अलग ब्रांचेस में इस तरह फैला हुआ है तो उसके पास ये बहुत सारे सरफेस एरिया हैं जहां से वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो रूट हेयर का एसेंशियली इतना ही काम है कि वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, उस पूरी जगह को बढ़ाता है जहां से वाटर या मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जा सकते हों। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये जो बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं ये मिट्टी की कणों में प्रेजेंट जो पानी का अंश है, पानी का छोटा सा टुकड़ा है या जो भी मॉइस्चर है, उसके कांटेक्ट में होता है ये रूट हेयर और वहां से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? अब रूट ने ये वाटर एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन पेड़ काफी लंबे और काफी बड़े होते हैं, तो ये रूट ने जो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया ये पत्तों तक कैसे पहुंचता है? इसके लिए तो काफी एनर्जी चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो पानी को ऊपर खींचकर पत्तों तक पहुंचा सके। तो पेड़ों में ये काम कैसे होता है, आइए जाने। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? तो प्लांट में ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये कैसे होता है, किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है प्लांट्स में? बूझो थिंक्स दैट plants have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for supply of water। तो बूझो ये सोचता है कि जिस तरह हमारी घरों में पाइप लगे होते हैं वाटर को ट्रांसफर करने के लिए, उसी तरह प्लांट्स में भी इस तरह के पाइप होते होंगे। वेल बूझो इज राइट। तो बूझो ये जो सोच रहा है कि प्लांट में पाइप्स लगे होते हैं, तो एक तरह से बूझो सही है, बूझो सही सोच रहा है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट में पाइप की तरह के ही वेसल्स होते हैं, पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं जो इन वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेकर ऊपर तक जाते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। ये वेसल्स जो प्लांट की बॉडी में होते हैं ये एक खास तरह के सेल से बने होते हैं और इन सेल से मिलाकर जो वेसल्स बनते हैं वो एक वस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो उस एक्यूमुलेशन को टिश्यू कहते हैं। तो वेसल्स जिस तरह के सेल्स से बनते हैं, जिस तरह के सेल के ग्रुप से बनते हैं, उसे वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है जो कुछ एक खास काम करता है किसी ऑर्गेनिज्म में। द वस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। तो प्लांट की बॉडी में वो वस्कुलर टिश्यू, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है इन जड़ों से लेकर पत्तों तक, ये ब्लू वाली सारी एरोज जो वाटर और मिनरल्स को लेकर ऊपर तक जाती हैं, उन्हें हम जाइलम कहते हैं। ये XYLEM। The xylem forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to entire plant। तो ये जाइलम का जो नेटवर्क है ये जड़ों से लेकर पत्तों तक फैला होता है, ये अलग अलग ब्रांचेस में भी जाती हैं। तो यही वो नेटवर्क जाइलम है जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट की बॉडी में। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। हम जानते हैं कि
प्लांट की बॉडी में पत्तों में खाना बनता है। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये खाना जो पत्तों में बना है वो प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि प्लांट की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी को फूड चाहिए ताकि वे सरवाइव कर सकें। दिस इज डन बाई द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। प्लांट की बॉडी में एक दूसरी तरह का वस्कुलर टिश्यू होता है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। आप देखेंगे इस इमेज में ये जो रेड वाली टिश्यू है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये पूरा पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है जो प्लांट के हर एक सेल तक पहुंचता है और उन्हें फूड प्रोवाइड कराता है, और इस नेटवर्क को हम फ्लोएम कहते हैं। ब्लू वाला जाइलम है, रेड वाला फ्लोएम है। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो ये दो नेटवर्क हैं जाइलम और फ्लोएम का जो प्लांट के अंदर फूड, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो अभी तक तो हमने नेटवर्क के बारे में जाना है कि किस रास्ते से होकर फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है पूरी प्लांट की बॉडी में। अभी भी हमारा वो सवाल अनआंसर्ड है कि प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर पाता है उतनी ऊंचाई तक पानी को लेकर या मिनरल्स को लेकर कैसे जा पाता है। उसका आंसर हम ढूंढेंगे अपनी इस एक्टिविटी 11.3 में। आइए देखें क्या कहती है एक्टिविटी। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर। हमें एक गिलास चाहिए, वाटर, रेड इंक और टेंडर हर्ब एग्जाम्पल बलसम एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक गिलास चाहिए, पानी चाहिए, लाल रंग चाहिए, रेड इंक चाहिए और एक कोई कोमल हर्ब चाहिए, छोटा सा पौधा चाहिए। यहाँ एक पौधे का नाम लिखा है, ये बलसम। ये अगर न भी हो फिर भी एक कोई कॉमन पौधा ले लेंगे जो कोमल हो, टेंडर हो, और एक ब्लेड चाहिए हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। हम अपने शीशे के गिलास में आधा पानी भरेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। पानी में लाल रंग की कुछ बूंदे डालेंगे, लाल रंग के इंक की कुछ बूंदे डालेंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन अ ग्लास एज शोन इन फिगर 11.8a। जो हर्ब हमने लिया है, जो छोटा पौधा हमने लिया है, उसके स्टेम को काट कर उसे अपने पानी वाले गिलास में डिप करेंगे, डुबोएंगे, रखेंगे। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। और इसे अगले दिन देखेंगे। ये फिगर है 11.8a का। इस तरह का एक छोटा पौधा लिया है। ये एक ग्लास बीकर है, इसमें 1/3 पानी लिया है और लाल रंग डाला है और इसमें इस पौधे के स्टेम को यहाँ काट कर इस तरह डुबोया है और इसे अगले दिन ऑब्जर्व करेंगे। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड। तो अगले दिन आपको इस हर्ब का कोई एक हिस्सा लाल दिखाई दे रहा है। इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर। अगर आपको उस हर्ब का कोई एक हिस्सा लाल दिखाई दे रहा है तो ये लाल रंग उस हिस्से तक कैसे पहुंच सका। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो आप इस पौधे को बाहर निकालकर इसके इस स्टेम को ब्लेड की मदद से बीच से काट सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके स्टेम में आपको लाल रंग दिखाई देगा, कुछ इस तरह का जो यहाँ सी में दिखाई दे रहा है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। तो इस एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि स्टेम में वाटर अपने आप ही ऊपर उठती है। तो ये जो वस्कुलर टिश्यूज से बने जाइलम और फ्लोएम के नेटवर्क्स हैं, ये इसी तरह से डिजाइंड हैं कि वे एब्जॉर्ब करते हैं इन वाटर और मिनरल्स को और इसे पत्तों तक पहुंचाते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टेम कंडक्ट्स वाटर, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो वाटर है उसे खींचता है, कंडक्ट करता है प्लांट का स्टेम। Just like the red ink, minerals dissolved in water also move up the stem along with water. तो जिस तरह लाल रंग पानी में घुला हुआ था और इस कटे हुए स्टेम में ऊपर को जाने लगा, उसी तरह एक रियल प्लांट में पानी में डिजॉल्व्ड मिनरल वाटर के साथ साथ पौधे में ऊपर जाने लगते हैं। वाटर एंड मिनरल्स go to leaves and other plant parts through narrow tubes that is xylem inside the stem. तो वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर स्टेम तक जाइलम के रास्ते ऊपर जाते हैं और इसे हमने देखा 11.7b में। बी में ट्री को दिखाया गया है। तो ट्री में ये जो ब्लू वाली लाइन हम देख रहे हैं, नीचे से वाटर एब्जॉर्ब हुई और इस रास्ते ऊपर को गई, तो यही हमारा जाइलम है। ये नैरो ट्यूब है, पतला ट्यूब है जिसके रास्ते वाटर और मिनरल्स ऊपर
ऊपर जाते हैं। बूझो wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil then give it off by transpiration। अब ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन की मदद से प्लांट के पत्तों से, पेड़ के पत्तों से पानी बाहर इवापोरेट होता रहता है, एक्सेस पानी बाहर निकलता रहता है। तो बूझो सोच रहा है कि पौधे इतनी मेहनत करके पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी खींचते हैं, फिर पत्तों से उस पानी को इवापोरेट क्यों करा देते हैं, बाहर क्यों बहने देते हैं, बाहर क्यों निकलने देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है इस ट्रांसपोर्टेशन वाले पूरे सिस्टम में। प्लांट के पत्तों से पानी का जो इवापोरेशन होता है उसका क्या रोल है प्लांट की बॉडी में वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपिरेशन ये लास्ट सेक्शन है, आइए इसे देखें। In class 6, you have learned that plants release a lot of water by the process of transpiration। क्लास 6 में हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन की मदद से पेड़ के पत्ते बहुत सारा पानी इवापोरेट करवा देते हैं। Plants absorb mineral nutrients and water from the soil। प्लांट सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स, पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। Not all the water absorbed is utilized by the plant। लेकिन जितना पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था उतना फूड बनाने में इस्तेमाल नहीं होता। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन सारा पानी इस्तेमाल नहीं होता, एक्सेस पानी बच जाता है। The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration। स्टोमाटा ये वो ओपनिंग्स हैं, ये वो पोर्स हैं जो लीफ पे प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू इवापोरेशन होता है पानी का। तो जो एक्सेस पानी बच जाता है जिसका इस्तेमाल नहीं हो सका वही पानी इवापोरेट होता है प्लांट्स में। ये हमने ट्रांसपिरेशन में देखा है। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, द सेम दैट यू produce when you suck water through the straw which can pull water to great heights in the tall trees। तो जिस तरह एक स्ट्रॉ की मदद से हम ड्रिंक्स पीते हैं, स्ट्रॉ को जब हम सक करते हैं, जब अंदर की तरफ जोर लगाते हैं तो स्ट्रॉ से ड्रिंक्स आने लगती हैं, एक सक्शन क्रिएट होता है, एक खिंचाव वाला फोर्स क्रिएट होता है। उसी तरह जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, जब एक्सेस वाटर इवापोरेट होता है तो एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। पुल मतलब खिंचाव और सक्शन मतलब सोखने वाला। तो ट्रांसपिरेशन एसेंशियली ये सक्शन पुल क्रिएट करवाता है जिससे बहुत बड़े बड़े या बहुत लंबे प्लांट्स में ये जो वाटर और मिनरल्स जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब हुए रूट के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सक्शन पुल उन्हें हेल्प करता है कि वे ऊपर को चढ़ें, ऊपर को उठें। और ये सक्शन पुल बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का सक्शन पुल हम कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त अपनी स्ट्रॉ में लगाते हैं और कोल्ड ड्रिंक हमारी स्ट्रॉ के थ्रू आनी शुरू हो जाती है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। तो जिस तरह घड़े का पानी ठंडा हो रहा था इवापोरेशन से, जिस तरह पसीने के बाद हमें ठंडक महसूस होती है, उसी तरह पौधों में भी ट्रांसपिरेशन के बाद उन्हें ठंडक महसूस होती है। वो ट्रांसपिरेशन करके खुद को ठंडा रखते हैं। तो ट्रांसपिरेशन का ये रोल था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स में। तो आई होप आपको ये समझ आया। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 12 के साथ।